आज के मुख्य समाचार। सीएम पहुंचे बागा सराहन दौरे पर। कम परीक्षा परिणाम देने वाले प्रिंसिपलों को जारी होंगे नोटिस। 20 जून से प्री मॉनसून की दस्तक। फास्टैग सुविधा से टोल भुगतान हुआ आसान। आपदा राहत के लिए केंद्र से 2006.40 करोड़ रुपए की मदद। मोहरधार गांव में ल्हासा गिरा। पथ परिवहन पेंशनर ने दिया राज्यपाल को ज्ञापन। शिमला में कांग्रेस प्रवक्ता एसएस जोगटा का बयान। एचआरटीसी की अवैध बस सेवाओं पर भड़के निजी बस ऑपरेटर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार रात बागा सराहन में केवल राम के घर पर आम आदमी की तरह रात्रि भोज कर स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया और नाटे डालकर लोक संस्कृति से जुड़ाव दिखाया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने बागा सराहन के बरठाट तक 18 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही 2 इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में रवाना किए और युवाओं को ई कार्ड पर 50% सब्सिडी देने की बात कही। जलोड़ी जोत सुरंग के निर्माण का मामला वह जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उठाएंगे। उन्होंने आने को नगर पंचायत बनाने और 1 डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा भी की है। सीएम ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत 1850 महिलाओं को 1500 रुपए के चेक भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि 2027 तक हिमाचल को समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में बेहद खराब प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले राज्य भर के 52 स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में रेड एंट्री की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से तैयार कर लिया गया है, जिसे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली विभागीय समीक्षा बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बाद यह नोटिस जारी किए जाएंगे और संतोषजनक जवाब न देने पर विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। राज्य के इन जिलों के स्कूल सबसे खराब प्रदर्शन में शामिल है। 12वीं कक्षा में 25% से कम परिणाम वाले स्कूल चंबा, शिमला, सिरमौर 1 स्कूल, लाहौल स्पीति के 2 स्कूल। 10वीं कक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की संख्या चंबा में 7, किन्नौर में 6, कुल्लू में 7, मंडी में 23, शिमला में 13, सिरमौर में 7 और सोलन में 4 स्कूल शामिल है। कम परिणाम देने वाले विषयवार शिक्षकों की सूची भी तैयार की जा रही है। इन शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी केवल स्कूल भवनों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावी शिक्षण और परीक्षा परिणामों से मापी जाती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने संकेत दिए हैं कि शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए जिम्मेदारों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों की छवि बनाए रखने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी कदम है। शिक्षा विभाग की यह कार्यवाही हिमाचल प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था में जवाबदेही लाने का प्रयास है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल सजा नहीं बल्कि सुधार की योजनाएं, शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के नतीजों से बचा जा सके। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को प्री मॉनसून की झमाझम बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। शिमला, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, मंडी और सोलन जिलों में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया और कई सड़कें भी अवरुद्ध हो गई। तेज तूफान के चलते कई जगह पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात और बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। मौसम विभाग ने आगामी 21 और 22 जून को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज तूफान चलने की संभावना बताई है।
है। इसके लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोगों को सावधान रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी गई है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार इसी दौरान यानी 21 और 22 जून को हिमाचल में मानसून भी औपचारिक रूप से प्रवेश कर सकता है। मानसून के आने से प्रदेश भर में तापमान में गिरावट और मौसम में ठंडक आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में आपात सेवाओं को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाए और अनावश्यक यात्रा से बचे। बीते 24 घंटों में लगभग पूरे प्रदेश में ही बारिश दर्ज की गई है। इसमें पहले अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट की बात करें तो सुंदरनगर में 50 mm बारिश दर्ज की गई थी, मुरारी में 40 mm के आसपास, बुनकर में 31 mm के आसपास बारिश दर्ज की गई थी। तो पूरे प्रदेश में ही हल्के से मध्यम बारिश बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है। इसी दौरान तापमानों की बात करें, जो दिन के तापमान है वो सामान्य से काफ़ी कम चल रहे हैं, 3 से 8 डिग्री कम चल रहे हैं कुछ एक क्षेत्रों में। और आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज 18 जून और कल 19 जून को संभावना ये है कि जो प्रदेश के जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें बात करें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, सिरमौर, सोलन, शिमला है और कुछ एक पार्ट कांगड़ा और मंडी का, यहाँ पे एक दो स्थानों में आज हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है शाम के समय में। फिर जो 20 जून से जो वेदर एक्टिविटी है उसमें इंटेंसिटी वाइज और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज फिर से इंक्रीज होगा और इसके चलते संभावना ये है कि 20 जून से लेकर 24 जून तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। और साथ में देखिए संभावना ये भी 20 जून से जैसे ही एक्टिविटी पिकअप करेगी तो कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है। जिसमें अगर बात करें तो 20 और 21 जून को संभावना ये है कि जैसे ही वेदर एक्टिविटी ग्रेजुअली पिकअप करेगी तो इसके चलते डिस्ट्रिक्ट शिमला है, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे एक दो स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। फिर 22 और 23 जून को जो एक्टिविटी है इसमें और बढ़ोतरी होगी और इसमें संभावना ये कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, मंडी है, कांगड़ा है, तो यहाँ पे भी हैवी बारिश हो सकती है। तो ओवरऑल देखिए 20 जून से लेकर 24 जून तक तो पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी होगा और इसी दौरान मैदानी क्षेत्र और जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मैंने अभी कहा, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में भारी बारिश हो सकती है और स्पेशली देखिए 22 और 23 जून को हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना है। तो इसको देखते हुए 20 जून से लेकर 23 जून तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के अलर्ट जारी किए हुए हैं। देखिए ये जो अभी एक्टिविटी जो हमने विटनेस की बीते 3-4 मतलब डेज में, ये प्री मानसून शावर ही हैं और जैसी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी मानसून के एडवांस की तो हम यहाँ से अपडेट जारी करेंगे इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 55 टोल बैरियरों पर फास्टैग आधारित प्रवेश कर संग्रह प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इस पहल से यात्रियों को टोल भुगतान में सुविधा होगी और लंबी कतारों से भी मुक्ति मिलेगी। पहले चरण में फास्टैग सुविधा 6 प्रमुख स्थानों पर शुरू की जाएगी। गरमोड़ा बिलासपुर जिला, परमाणु मुख्य सोलन जिला, टिपरा बाईपास सोलन जिला, गोविंद घाट सिरमौर जिला, कर्नवाल कांगड़ा जिला, मेहतपुर ऊना जिला, बद्दी सोलन जिला, इन स्थानों पर फास्टैग से प्रवेश कर भुगतान की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे वाहनों की लंबी कतारों की समस्या में कमी आएगी। फास्टैग प्रणाली से समय की बचत होगी। वाहन बिना रुके टोल भुगतान कर सकेंगे, जिससे यात्रा में समय की बचत होगी। यात्रियों को नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे टोल प्लाजा पर भीड़ कम होगी। सभी लेन-देन डिजिटल होंगे, जिससे कर संग्रह में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए सभी प्रवेश कर बैरियरों की नीलामी करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश कर राजस्व में 7.5% की वृद्धि की उम्मीद है। इस पहल से राज्य में प्रवेश के समय वाहनों की प्रतीक्षा समय में बचत होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। अभी तक 4 लेन पर बने बैरियरों पर ही फास्टैग से शुल्क चुकाने की सुविधा थी। टोल बैरियर पर लोगों को नगद राशि देनी पड़ती थी। हिमाचल में टोल बैरियरों की संख्या करीब 50 है। आने वाले समय में अन्य टोल बैरियरों पर भी यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। सरकार की ओर से अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए 2006.40 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की है। यह निर्णय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिया गया है। गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स
ट्विटर अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपदाओं के समय राज्यों के साथ बिना किसी भेदभाव के खड़ी रहती है। इस राहत राशि में से 1504.80 करोड़ की राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से उपलब्ध करवाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने इससे पहले दिसंबर 2023 में भी हिमाचल प्रदेश को 633.73 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की थी ताकि आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी ला सके। हिमाचल सरकार ने 2023 में आई विनाशकारी आपदाओं से हुए नुकसान के आकलन के आधार पर केंद्र से कुल 9 मंडी के मोहरधार गांव में जोर की बारिश होने और 4 लेन कटिंग का लहासा गिरने से रिहायशी मकान खतरे की जद में आ गया है। पंचायत कुन्नू के उप प्रधान अविनाश कटोच ने घटनास्थल का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने गरीब परिवार के आशियाने को बने खतरे को देखते हुए प्रशासन से परिवार को सुरक्षित स्थान को शिफ्ट करने की मांग की है। प्रभावित परिवार की मुखिया सावित्री देवी ने बताया कि 4 लेन निर्माण कंपनी ने अपनी बुर्जी से बाहर कटिंग की है। संभावित बरसात में खतरे को देखते हुए उन्हें प्रशासन से सुरक्षा दीवार लगाने की मांग की थी। पधर प्रशासन ने भी इस बारे में कंपनी को निर्देश जारी किए हैं। कंपनी का कटिंग कार्य अधूरा चलने के चलते अभी तक सुरक्षा दीवार नहीं लगाई गई। मकान को गिरने से बने खतरे को लेकर प्रशासन ने परिवार को सुरक्षित स्थान में शिफ्ट करने को लेकर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है और न ही प्रभावित परिवार के मकान का मुआयना किया है। उप प्रधान अविनाश कटोच ने प्रशासन को इस बारे में सूचना दी है। उन्होंने मांग की है कि प्रभावित परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। मेरे को आज सुमित्रा देवी ने फ़ोन किया। उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पर मेरे घर के पास जो है खतरा है, सड़क की कटिंग का काम लगा है जिससे मेरे घर को पूरी तरह से खतरा है। तो मैं मौके पर यहाँ पर आया और यहाँ पर स्थानीय निवासी भी और साथ में हैं। यहाँ पर योगराज ठाकुर जी भी हैं, इनकी भी यहाँ पर ज़मीन है और इनके परिवार के सदस्य भी हैं। सुमित्रा जी का परिवार सारा यहाँ पर है। मैंने मौका किया और मौके पर ये पाया गया कि यहाँ पर जो भी 4 लेन वाले कटिंग कर रहे हैं इनके घर को पूरी तरह से खतरा है। इनका घर जो है इस वक्त पूरे खतरे के निशान पर है। ये लोग इसी घर में रहते हैं, रात को ये इसी में सोते हैं। तो इन लोगों को अगर कभी रात को जोर की बारिश आ जाए तो हमें आशंका है कि जान माल का भी यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह रहेगा कि ये जो 4 लेन वाले यहाँ पर कार्य कर रहे हैं इनको निर्देश दिए जाएं कि आप जहाँ पर भी कटिंग का काम कर रहे हैं, जहाँ पर घर के लिए खतरा हो रहा है वहाँ पर सबसे पहले डंगे का निर्माण किया जाए। और ये लोग, इन लोगों को अभी मैंने इनसे नंबर लिया, किसी मेरे को नंबर मिला, तो यहाँ पर जो कटिंग कर रहा है उसके ठेकेदार का नाम प्रवीण शर्मा बताया गया। उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मेरे को बताया कि प्रधान जी मेरे को यहाँ पर कटिंग का काम है, मेरा यहाँ डंगे का काम नहीं, डंगे का काम कंपनी खुद करती है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह रहेगा कि आम जनता कंपनी के पास ना पहुंच पाती है, ना कंपनी के लोगों से उनसे बात हो पाती है, क्योंकि ये लोग किसी की सुनवाई नहीं करते हैं, ये लोग किसी की सुनते नहीं हैं, ये अपना काम करते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन इनको कम से कम ये लोगों को इतने तो समझ आनी चाहिए कि किसी के घर के आगे ये कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या सबसे पहले डंगा नहीं लगना चाहिए। इनको पता नहीं है कि जहाँ पर ये कटिंग कर रहे हैं वहाँ पर किसी के घर है, वो खतरे के निशान पर है। तो इन लोगों को प्रशासन से मेरा आग्रह रहेगा कि इन लोगों को सबसे पहले ये सूचना दी जाए, इनको यही आदेश दिए जाए कि जहाँ भी आप घर के पास कटिंग कर रहे हैं, सड़क के किनारे वहाँ पर डंगे लगने चाहिए। लोगों के घरों को खतरा है, लोगों के जान माल को खतरा है, लोगों के पशुओं को खतरा है। यहाँ पर जो लोगों की सिंचाई वाली ज़मीन है, भूमिगत ज़मीन है, उनको भी खतरा है। तो मेरा प्रशासन से बार बार यही निवेदन रह रहा है कि वो इनको सीखली और पूरी सर्जी के साथ ये बोले कि आप लोग सबसे पहले डंगे का काम शुरू करें। पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष कृष्ण चंद्र चौहान, उपाध्यक्ष सुरेंद्र गौतम, प्रधान देवराज ठाकुर, महासचिव नानक शांडिल, अतिरिक्त महासचिव राजेंद्र ठाकुर और प्रेस सचिव देवेंद्र चौहान ने प्रेस को जारी संयुक्त बयान में कहा कि निगम से सेवानिवृत्त हुए पेंशनर लंबे समय से अपनी पेंशन के स्थायी समाधान हेतु एवं सभी प्रकार के लंबित देय वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन वह सरकार से गुहार लगा रहे हैं, परंतु आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। कई मर्तबा माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री,
तथा निगम प्रबंधन से इसके बारे में चर्चा भी की गई है, लेकिन हम पेंशनरों वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के बावजूद भी धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण पेंशनरों में भारी रोष है। उम्र के इस आखिरी पड़ाव में आंदोलन करने को हम मजबूर है। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मैं देवराज ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश। आज 18 तारीख को जो हमने ज्ञापन सौंपा है, इससे पहले हमारी स्टेट की बैठक बिलासपुर में रखी गई थी, जहां ये निर्णय लिया गया कि 18 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस भी कर्मचारी को जहां तहसील लेवल पे सुविधा है वो तहसीलदार के माध्यम से और एसडीएम साहिबान के माध्यम से और डीसी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को हमारे 17 विंग पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यरत है। 17 के 17 विंग जो है वो महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। मांगे हमारी क्या बताएं, मांगे आज दिन तक कोरे आश्वासन के अलावा किसी भी मांग पे अमली जामा सरकार द्वारा और प्रबंधन द्वारा नहीं अमली जामा पहनाया गया। 31 मार्च 2024 से लेकर आज दिन तक 14-15 महीने हो गए हैं, जिसमें किसी भी कर्मचारी को विभाग द्वारा पेंशन नहीं लगाई गई। यदि पेंशन लगाई गई है तो जो कंप्यूट मिलता था कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद, जो हर महकमा देता है, उस पर कैंची चला दी गई। एक एफिडेविट भरना पड़ेगा। एफिडेविट पे यदि कंप्यूट नहीं लेना है तो आपकी पेंशन चालू कर दी जाएगी। नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। नंबर 2, आज 18 तारीख हो चुकी है इस महीने की। आज दिन तक भी किसी भी जो सेवानिवृत्त हमारा भाई है, किसी के भी खाते में कोई पेंशन नहीं पड़ी है। और जहाँ तक रही ड्यूज़ की बात, उम्र के इस पड़ाव में हमारे 80% लोग धूल धूप धुआं में जो उनका कार्य क्षेत्र था, चाहे वो टेक्निकल साइड से थे, चाहे वो ड्राइवर कंडक्टर थे, चाहे वो निरीक्षक थे, उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जवानी का वो समय दिया है और आज वो अपने उस कमाई के लिए लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसमें 2016 से लेकर 2025 तक अन्य विभागों में जो डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों और एचआरटीसी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक परिवहन निर्देशालय शिमला में निर्देशक परिवहन डीसी नेगी की अध्यक्षता में 12 बजे हुई। बैठक में निजी बस ऑपरेटर संघ ने आरोप लगाया है कि एचआरटीसी द्वारा गैर कानूनी तरीके से कई बस रूटों पर सेवाएं चलाई जा रही है, जिससे निजी बस ऑपरेटरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। संघ ने मांग की है कि ऐसी अवैध बस सेवाओं पर तुरंत रोक लगाई जाए और रूट परमिट नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। बैठक के दौरान निजी बस ऑपरेटरों ने एचआरटीसी की बसों के अप्रमाणित और अनियमित संचालन, परमिट की अवहेलना जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इस पर शीघ्र ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। एक मुद्दा करते हैं, उसके बारे में भी हमारी निर्देशक परिवहन से बात हुई है और उन्होंने इस पर संज्ञान लेके आने वाले निकट भविष्य में आरटीओ चंबा को भी वो बुलाएंगे और उस ऑपरेटर को भी, और हमारे यूनियन के भी कुछ लोग जो हैं आएंगे तो फेस टू फेस होके उस बात को सुलझाया जाएगा। और आज हमारी बात को निर्देशक परिवहन ने बड़ी शालीनता से, बड़े धैर्यता से सुना और जो मुद्दे तत्काल फैसला लेने वाले थे उस पर नेगी साहब ने फैसला लिया और जो कुछ बच गए हैं उनको चरणबद्ध तरीके से वो निपटाए। में जो JNRM की जो बसेज चल रही हैं, ये केंद्र सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से दी थी और ये हिमाचल प्रदेश में 13 क्लस्टरों में चल रही थी और ये क्लस्टरों में ना चल के ये
विद इन इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट रूटों पर पहले से चल रही हैं और इनका स्पेशल टैक्स और रोड टोकन टैक्स उसको इन्होंने माफ़ कर दिया है। तो पीछे कोर्ट में केस चला और कंटेम्प्ट चली तो ये 790 बसें 3-3.5 साल तक बंद भी रही। अब कोविड काल के बाद ये फिर चल पड़ी है। हम ये कहते हैं अगर आपने चलानी है तो उनको भी रेगुलेट उसी प्रकार करो जिस प्रकार प्राइवेट बसों को करो। कांग्रेस प्रवक्ता एस.एस. चोपड़ा ने शिमला में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी 6 गारंटियों को पूरी कर चुकी है और शेष गारंटियों पर भी तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादों को निभाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पांवटा साहिब में सामने आए एसडीएम द्वारा डंडा उठाने के विवादित मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए चोपड़ा ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और जनता के बीच ऐसे व्यवहार को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। चोपड़ा ने कहा कि भाजपा नेताओं का प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाना और अफसरशाही को अपने एजेंडे के अनुसार चलाना है इस प्रकार की घटनाओं की जड़ है। एस.एस. चोपड़ा ने जनता से अपील की है कि वे सरकार के कार्यों पर भरोसा बनाए रखें क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनहित को सर्वोपरि मानते हुए हर योजना पर कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी दोहराया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास और जवाबदेही की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। और जहाँ तक मेरे बारे में जो जानकारी आपको तो वैसे पता ही है, मैं एस.एस. चोपड़ा पूर्व में कांग्रेस एचपीसीसी में वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन रहा हूँ और अब डिजॉल्व हो गई है तो अभी बॉडी बननी है। तो जहाँ तक आपने कहा कि जो वर्तमान में जो हिमाचल में हालात हैं बहुत बढ़िया हालात तो हैं, आपको पता ही है, खुशनुमा मौसम है, प्रदेश सरकार चल रही है और अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है और जिस तरह से भाजपा ने जो उल्ट पुल्ट माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होते हुए अपने प्रयास में और झूठ मूठ के सारे जो राजनीति भाजपा चलाती है वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन लोटस किया और वर्तमान जो पॉपुलर गवर्नमेंट है हिमाचल की जनता ने बनाई है उसको टॉपर करने का प्रयास किया, तो इससे बड़ा माहौल और क्या हो सकता है। हमारी सरकार ने जो वादे लोगों से किए थे उसके ऊपर हम खड़े उतर रहे हैं और 6-7 गारंटीज हमने पूरी भी कर दी है जिसके कागजात हैं। विपक्ष का काम तो एक हेल्दी ऑपोजिशन करने की एक परंपरा होनी चाहिए थी जो कि भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दी। आज वो झूठे आंकड़े पेश करके और अनाप शनाप बयानबाजी करके जिस तरह से प्रदेश का माहौल बना रहे हैं वो आपको भी पता है और प्रदेश की जनता को भी पता है। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस मतलब शक्ति से जिस एनर्जी से काम कर रहे हैं वो भी तब जब हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व में जब जयराम जी की सरकार थी उन्होंने 92,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा दिया है उसमें 35 करोड़ के टेंट और तंबू गाड़े धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट के दौरान और 6 करोड़ के फूल के खा गए। उसके अलावा वो पैसा उन्होंने कहाँ डाला और उसका कोई पता नहीं। आज कर्मचारियों का जो लायबिलिटीज जो वर्तमान सरकार के कंधों पे आई है, चाहे वो डीए है चाहे एरियर है,